सुप्रभात बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। ये प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी पुस्तक में दिए गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बताइए। तो कारण बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश करिए। रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। रटना आपको बिल्कुल नहीं है। आप सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करिए और इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनको अपने दिमाग में रखिए और उसके आधार पर आप इन प्रश्नों का उत्तर बना सकते हैं। क्योंकि जो रटा हुआ है हो सकता है वो आपको भूल जाए, एग्जाम में आप न लिख पाए उसे, लेकिन जो आपका समझा हुआ है वो आपको नहीं भूलेगा। तो मेरा कहना है कि आप सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर को समझें और समझने के बाद जो इनके महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनको अपने दिमाग में रखें, उनको लिखें और उसके बाद फिर उसका उत्तर आप अपने शब्दों से भी बना सकते हैं। देखिए, जब खाना गर्मा गर्म होता है तो वह वाष्प छोड़ता है और वाष्प अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। यहाँ दो मुख्य शब्द हुए, वाष्प और गतिज ऊर्जा। जो गर्म खाना है वह वाष्प छोड़ेगा और उसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी, और जब गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी तो वह कई मीटर दूर तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जब खाना ठंडा होगा तो जो ठंडा खाना है वो वाष्प अपेक्षाकृत बहुत कम छोड़ेगा, और जब वाष्प बहुत कम छोड़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बहुत कम होगी। इसलिए ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। तो अब इस प्रश्न के उत्तर में देखिए, आपको सिर्फ दो शब्द मुख्य रूप से देखने पड़े, एक वाष्प और दूसरा गतिज ऊर्जा। दो शब्द आपने यदि अपने दिमाग में रख लिया तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जो गर्मा गर्म खाना होता है वह वाष्प छोड़ता है और उसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और जो ठंडा खाना होगा वह वाष्प नहीं छोड़ेगा या बहुत कम छोड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी गतिज ऊर्जा भी कम होगी और उसकी महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यह आकर्षण बल प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। हम जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे को, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यह आकर्षण बल ठोस में, द्रव में, गैस में, सब में अलग अलग होता है। जल के कणों में आकर्षण बल कम होता है, अतः जब गोताखोर जल में अपने हाथ पैर चलाता है तो जल के कणों में आकर्षण बल जो है वह टूट जाता है और वह पानी को आसानी से काट पाता है। अब देखिए, यहाँ एक शब्द मुख्य रूप से आपको दिखा, वह है जल के कणों के बीच का आकर्षण बल। जल के कणों के बीच का आकर्षण बल कम होता है, जिस वजह से उसे वह आकर्षण बल टूट जाता है गोताखोर के द्वारा जब वह हाथ पैर चलाता है तो, और वह पानी को आसानी से काट पाता है। तो मुख्य एक शब्द आकर्षण बल। किसके बीच? जल के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे गोताखोर अपने हाथ पैर से तोड़ देता है, वह आकर्षण बल टूट जाता है और पानी को आसानी से काट पाता है। अब देखें, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं होती हैं क्या? सबसे पहली विशेषता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये देखिए, यहाँ पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब ठोस, द्रव, गैस में तीनों में अलग अलग प्रकार से, मतलब किसी में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, किसी में रिक्त स्थान कम होता है, लेकिन रिक्त स्थान जरूर होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तीन मुख्य विशेषताएं हुई। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए बात करते हैं पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर के बारे में, कि इनमें कौन कौन से मुख्य रूप से अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए, आयतन एवं आकार। तो
तो ठोस का आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित होता है। ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं होता है। ये आकार जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसी का ग्रहण कर लेता है। और गैस का आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में पात्र में रखा जाता है उसी का आयतन वही आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, दृढ़ता। तो तीनों में देखेंगे, तीनों के लिए सबसे पहले आप एक एक उदाहरण अपने दिमाग में रख लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, और उदाहरण के अनुसार ही इनके जो गुण हैं इनको समझेंगे। दृढ़ता, तो ठोस की दृढ़ता सर्वाधिक होती है, द्रव की दृढ़ता कम होती है और गैस की दृढ़ता नगण्य होती है। ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम आगे भी अध्ययन करेंगे। संपीड्यता, तो ठोस में संपीड्यता का गुण जो है वह ठोस में संपीड्यता का गुण नगण्य होता है, द्रव में संपीड्यता बहुत कम होती है और गैस में सबसे ज्यादा होती है। तरलता अर्थात बहने का गुण, तो ठोस में बहने का गुण नगण्य होता है, द्रव में अधिक होता है और गैस में भी अधिक होता है। गैस में किसी भी दिशा में, हर दिशा में ये इनका बहाव हो जाता है। कणों की गति, तो कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा, तो ठोस में जो कणों की गति है और गतिज ऊर्जा है वह न्यूनतम होगी, द्रव में मध्यम है अर्थात ठोस से अधिक और गैसों से कम, और गैस में जो कणों की गति है एवं गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वह भी कम होता है। घनत्व, ठोस का घनत्व कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है और गैसों में जो घनत्व है वह न्यूनतम होता है। तो ये ठोस, द्रव और गैस के जो मुख्य अंतर हैं ये 5-6 पॉइंट्स के आधार पर इनको याद कर लेंगे। आयतन एवं आकार, दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा और घनत्व के आधार पर। अब देखें, प्रश्न है अगला, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो गुण है मुख्य रूप से उनके बारे में है कि इनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो दृढ़ता के बारे में क्या जानते हैं, तो दृढ़ता देखें, ये जो मुख्य गुण है इनके बारे में आप समझिए, कोशिश कीजिए कि ये किस तरीके से हमको हमारे दैनिक जीवन में मिल सकता है। यदि आपको दैनिक जीवन में मिल रहा है देखने को तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बाह्य बल लगाने पर पदार्थों का अपना आकार न बदलने की प्रवृत्ति दृढ़ता कहलाती है। अर्थात यदि हम बाह्य बल लगा रहे हैं और उस पदार्थ का आकार नहीं बदल रहा है तो वह गुण क्या है, दृढ़ता है। और ठोस पदार्थों में अत्यधिक दृढ़ता होती है। संपीड्यता, तो बाह्य बल लगाने पर पदार्थों का अपना आयतन बदलने की प्रवृत्ति जो होती है वो संपीड्यता कहलाती है। अर्थात बाह्य बल लगाए हैं हम और उसका आयतन बदल जाए तो वह क्या कहलाएगा, संपीड्यता कहलाएगा। और गैसीय पदार्थों में संपीड्यता सर्वाधिक एवं ठोसों में न्यूनतम होती है। तरलता, किसी पदार्थ के बहने का गुण तरलता कहलाता है। बहने का गुण यह तरलता है। द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है। अगला, बर्तन में गैसों का भरना। तो बर्तन में गैसों का भरना, गैसों के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण ये उच्च दाब पर आसानी से संपीड़ित होते हैं। हमको पता है कि जो गैस के कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है और रिक्त स्थान होने के कारण जब हम इन्हें संपीड़ित करते हैं, जब हम इन्हें दबाते हैं तो ये क्या होते हैं, उच्च दाब पर आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। इस कारण इन्हें अपेक्षाकृत कम आयतन या छोटे बर्तनों में भी अधिक मात्रा में भरा जा सकता है। आकार, पदार्थ के कणों की क्रमित व्यवस्था उसका आकार कहलाता है। पदार्थ के कणों की क्रमित व्यवस्था उसका आकार कहलाता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव एवं गैसों का आकार निश्चित नहीं होता है। वे उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। गतिज ऊर्जा क्या है, तो वस्तुओं में उनकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और गैसों में अधिकतम होती है। घनत्व,
किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। प्रायः ठोसों का घनत्व अधिक होता है एवं गैसों का कम होता है। अगला प्रश्न, कारण बताएं। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन सा गुण है गैस के अंदर जिसकी वजह से वह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं? तो देखिए, गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम रहता है एवं उनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो यहां मुख्य रूप से दो गुण हुए, आकर्षण बल कम है और बहने का गुण पाया जाता है, जिससे वह अनियमित एवं तीव्र गति कर पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। क्योंकि आकर्षण बल भी ज्यादा नहीं है और इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए जिस पात्र में रखे जाते हैं उसमें पूरी तरीके से फैल जाते हैं और उस बर्तन को पूरी तरीके से भर देते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, तो क्यों? अभी हमने देखा कि गैस के अणु जो होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है और बहने का गुण पाया जाता है। तो ये जो गैस के अणु हैं तीव्र गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवार से टकराते हैं और उस पर दबाव डालते हैं। जब इधर उधर घूमेंगे, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम है और ये बहने का इनमें गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इधर उधर घूमते रहते हैं और बर्तन की दीवार से हमेशा टकराते रहते हैं और उस पर दबाव डालते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों? तो इसका कारण क्या है? लकड़ी की मेज का आयतन एवं आकार निश्चित होता है। आयतन एवं आकार निश्चित होता है। इस पर यदि हम बाह्य बल लगाएं तो भी हम इसके आकार को नहीं बदल सकते हैं। इसके कणों में तरलता एवं संपीड्यता नगण्य होती है। तरलता नहीं होती है, बहता नहीं है ये, और संपीड्यता भी इसमें नगण्य होती है। इसलिए लकड़ी की मेज जो है वह ठोस कहलाती है। तो ठोस का आधार क्या है कि आयतन एवं इनका आकार निश्चित होता है और इसके साथ साथ इनमें जो तरलता है और संपीड्यता का गुण है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे हम ठोस कहते हैं। अब बात करते हैं, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? हवा में आप अपना चारों तरफ हाथ चला के देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाना है तो आपको कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, हवा में कणों के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान, हवा अर्थात गैस। आपको सबसे पहले ठोस, द्रव एवं गैस तीनों के जो मुख्य गुण हैं उनको देखना होगा। तो जब गैस के गुणों की बात करते हैं हम, तो हवा अर्थात जो गैस है, वायु का मिश्रण, वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। तो हवा में कणों के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान होता है एवं परस्पर आकर्षण बल बहुत कम होता है। दो चीजें यहां से हमको मिली। पहला कि अत्यधिक रिक्त स्थान होता है और इनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण हम हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। जबकि एक ठोस लकड़ी के टुकड़े के कणों के मध्य अधिक आकर्षण बल है और इसके कण भी पास पास होते हैं। कण पास पास होते हैं, रिक्त स्थान कम होता है और आकर्षण बल जो है वह ज्यादा होता है। इसलिए लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। हमको ज्यादा ताकत के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो इनके बीच में आकर्षण बल है उसे तोड़ना है। और आकर्षण बल कैसा है इनके बीच में? इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल है और इनके बीच में जो जगह है, जो रिक्त स्थान है, वो भी कम है। तो हवा गैस है और लकड़ी ठोस है। तो ठोस और गैस दोनों के बीच में जो अंतर होता है, जो इनके गुणों में अंतर होता है, उसकी वजह से ही ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन जल जब ठंडा होकर बर्फ बनाता है, देखिए जल ठंडा होकर बर्फ बनाता है तो उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान में वृद्धि होती है।
उसके जो कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो ज्यादा होता है, उसमें वृद्धि होती है। और जब कणों के रिक्त स्थान में वृद्धि होती है, उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ती है, तो उसके आयतन में भी वृद्धि हो जाती है, उसके आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। और आयतन में वृद्धि होने की वजह से ही वह पानी के ऊपर तैर पाता है। और इनका जो बर्फ का घनत्व है इस वजह से जल के घनत्व से कम हो जाता है, फलस्वरूप बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। मुख्य कारण रिक्त स्थान में वृद्धि होती है, जिससे इसके आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, इन पर जल की भौतिक स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान के ऊपर जल वाष्प के रूप में, ध्यान रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो जल है वो वाष्प के रूप में है, लेकिन जो क्वथनांक तापमान है, क्वथनांक तापमान का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस, इस पर द्रव तथा गैसी दोनों अवस्थाएं होती हैं। मतलब 100 के ऊपर जल वाष्प के रूप में है और 100 में द्रव और गैसी दोनों अवस्था में होती हैं। अतः इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की गैसीय अवस्था होगी और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की द्रव एवं गैसीय अवस्था होगी। 100 पर दोनों द्रव एवं गैसीय अवस्था दोनों होगी। देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें, 300 केल्विन और 573 केल्विन। इन्हें क्या करना है आपको? ये जो तापमान है इन्हें सेल्सियस में बदलना। 300 केल्विन में दिया हुआ है तो केल्विन को हमें क्या करना है? सेल्सियस में बदलना है। और पार्ट के लास्ट में भी एक इसी तरीके से प्रश्न आया है, उसमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए बताया गया है। तो इन दोनों को आपको समझना है कि किस तरीके से हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे हम बदल सकते हैं। तो देखिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए ये फार्मूला है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। केल्विन हमारे पास दिया हुआ है और इसे हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो कैसे करेंगे? तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा? जो केल्विन दिया हुआ है उसमें 273 माइनस कर देंगे तो वह डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे केल्विन में जो दिया है उसमें 273 माइनस करेंगे तो वह क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273 केल्विन। मतलब केल्विन 273 तो वह कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ये ध्यान रखेंगे, सिंपल है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो अब हम क्या करेंगे ये देखिएगा। यहां देखिए सबसे पहला एग्जांपल ये जो दिया हुआ है 300 केल्विन का दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल है। 300 केल्विन दिया हुआ है तो केल्विन में हम क्या करेंगे? यहां हम लिख देंगे 300। ये देखिए ये 300 और 300 में हम फिर यहां माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 273 माइनस करेंगे। 273 हम यहां माइनस किए तो अब देखिए क्या बचेगा? 300 में 273 माइनस कर दीजिए तो ये 27 डिग्री सेल्सियस अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस ये बचेगा। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर आ गया। ये देखिए, ये सबसे पहले आपको क्या करना है? ये फार्मूला लिखना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273 और डिग्री सेल्सियस अब हमको निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए केल्विन में हमारे पास कितना तापमान दिया हुआ है देखिए, तो 300 केल्विन दिया हुआ है। अब इसमें हमको माइनस क्या करना है? 273, इसको माइनस किया, क्या आंसर आ गया? 27 अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए 573 को क्या करना है हमें? इसे 573 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ भी वही सिस्टम 573 लिखेंगे। ये सेकंड नंबर यहाँ लिखिए 573, 5 और ये 3 माइनस क्या हो जाएगा? 273, 573 और यहाँ हो गया 273। अब क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे तो 573 में 273 माइनस कर दीजिए
तो कितना आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सिंपल है ये, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कैसे करना है। यदि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर देंगे, और यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस कर देंगे। 273 यहां प्लस कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें है 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है। 25 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो कैसे केल्विन में बदलेंगे, केल्विन का फॉर्मूला ये है K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना है हमारे पास 25 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 25 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस है 273। तो दोनों को प्लस कर दीजिए। 25 हमारे पास डिग्री सेल्सियस है और 273 ये फॉर्मूला से मिला, इन दोनों को हमने प्लस किया, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 298 केल्विन। 298 केल्विन हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों को क्या करना है। यदि हमें ये केल्विन में आ गए, यदि हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करेंगे, और यदि हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 हम इसमें प्लस कर देंगे। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल का तापमान अधिक होता है एवं आर्द्रता कम होती है। हमको पता है आर्द्रता, उसमें नमी जो है वो कम होती है और तापमान अधिक होता है। जब कूलर चलता है तो उसमें भरा गया पानी अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा आसपास के वातावरण से ले लेता है। वो वाष्पित होता है, जो पानी है वह क्या होता है, वाष्पित होता है, और वाष्पित होने के लिए वह ऊर्जा कहां से लेता है, अपने आसपास के वातावरण से लेता है। और इसी वजह से यह कूलर हमको ठंडी हवा देता है। क्योंकि शीतलन वाष्पीकरण के दौरान उत्पन्न होता है, इसलिए कूलर गर्म और शुष्क दिन में काफी प्रभावी होता है। शीतलन का अर्थात ठंडा कब महसूस होगा हमको, वाष्पीकरण के दौरान हमको ठंडा महसूस होता है, शीतलन होता है। और गर्मी के दिनों में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो ज्यादा होती है, ज्यादा तेजी के साथ होती है, इसलिए ये जो कूलर है गर्म और शुष्क दिन में काफी प्रभावी होता है, यह हमको अधिक ठंडा करता है। और जबकि दूसरे सीजन में आर्द्रता की मात्रा कुछ रहती है और तापमान भी उतना ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए दूसरे सीजन में, अन्य जो सीजन है उनमें कूलर अधिक ठंडा नहीं करता। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो मिट्टी से बने घड़ों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, और घड़े के रंध्रों में से होकर जल रिस रिस कर बाहर आता है। और ये जो बाहर आ रहा है जल, इसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। गर्मी में तापमान अधिक होता है, जिस कारण से इस जल का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण तीव्रता के साथ होता है। अब वाष्पीकरण जब होगा तो वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा कहां से लिया जाता है, घड़े के जल से लिया जाता है। ऊष्मा, वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा है वो कहां से लिए, घड़े के जल से लिए। और जब घड़े के जल से हम ऊष्मा लेंगे, तो जब हम किसी चीज से ऊष्मा ले लेंगे तो उसकी ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब उसकी ऊष्मा कम हो गई तो वह ठंडा हो जाएगा, इसलिए घड़े का जल ठंडा हो जाता है। मतलब आप ये समझ लें कि घड़े के जल से ऊष्मा ली जाती है, किसके लिए, वाष्पीकरण के लिए, जिसकी वजह से वह ठंडा हो जाता है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो आप भी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कभी पेट्रोल हाथ में आए, एसीटोन आए, तो देखेंगे वो ठंडा हो जाता है, हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा होने का कारण है कि जो ये पदार्थ हैं, एसीटोन है, पेट्रोल है, इत्र है, इनका क्वथनांक कम होता है, और जब क्वथनांक इनका कम होता है तो यह शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं, और जब वाष्पित होंगे तो इनको
वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और वाष्पीकरण के लिए ये हमारी हथेली से ऊष्मा लेते हैं। कहां से? हमारी हथेली से ऊष्मा लेते हैं, जिससे हथेली का तापमान कम हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। ये दोनों उदाहरण देखें। इसके पहले जो क्वेश्चन था घड़े का पानी क्यों ठंडा होता है, वो और ये, तो दोनों में वही है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। और वाष्पीकरण के लिए इनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये ऊष्मा कहाँ से लेते हैं? तो घड़ा जो है वह जल से लेता है ऊष्मा और जल को ठंडा कर देता है। और ये जो एसीटोन, पेट्रोल वगैरह हैं, ये हमारी हथेली से ऊष्मा लेते हैं। और जब हमारी हथेली से ऊष्मा लेंगे तो हमारी हथेली का तापमान कम हो जाएगा, और हथेली का तापमान कम होने से हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए यह एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो वाष्पीकरण, यहां भी वही वाष्पीकरण है। तो वाष्पीकरण जो है वह एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ जल्दी ठंडा हो जाता है। कप का क्षेत्रफल प्लेट से कम है, अतः प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, जब कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़े को हम लोग फैला देते हैं। यदि उस कपड़े को आप मत फैलाइए, उसको 4-5 परत करके इकट्ठा रख दीजिए और फिर देखिए, और दूसरे कपड़े को पूरी तरीके से फैला कर देखिए, तो कौन जल्दी सूखेगा? जो कपड़ा ज्यादा फैलाया गया है वो पहले सूखेगा, और जो कपड़ा फैला के नहीं सुखाया गया है वो काफी टाइम बाद सूखेगा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और जैसे ही वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो वह पदार्थ जल्दी ठंडा हो जाता है या सूख जाएगा वो कपड़ा। तो हम जब प्लेट में चाय पीते हैं तो क्या होता है? चाय को जैसे ही हमने प्लेट में डाला, कॉफी को, दूध को, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ने से वह जल्दी ठंडा होगा। और यदि हम उसको ग्लास में या कप में रखे हुए हैं तो क्षेत्रफल उसका कम ही रहेगा, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा टाइम लेगा ठंडा होने में। अगला प्रश्न, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, जिससे पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और हमें शीतलता प्रदान करता है, हमें ठंडक देता है। तो गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। यह जल को अवशोषित करता है, और पसीना निकलता है गर्मी में तो यह उसे अवशोषित कर लेता है और आसानी से यह वाष्पीकृत हो जाता है। और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो हमको ठंडक महसूस होती है। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। क्यों? तो इसका कारण है नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया अर्थात यह वायुमंडलीय ताप पर ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैसीय अवस्था में, मतलब ठोस से सीधे क्या बन जाता है? गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो जब यह ठोस में रहता है, एक बॉल के रूप में है नेफ्थलीन बॉल, तो यह जब हम इसको रख देते हैं तो धीरे धीरे यह, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? कमरे के ताप पर ही ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। मतलब यह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और धीरे धीरे यह अदृश्य हो जाता है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। क्यों? इत्र वाष्पित होकर वायुमंडल में तीव्रता से विसरित होता है। हमको पता है इत्र जो है वह वाष्पित हो जाता है जल्दी और वायुमंडल में तीव्रता से विसरित होता है, जिसके फलस्वरूप इत्र की गंध हमारे पास बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन प्रश्नों को सुनिए, बार बार सुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।